नमस्कार दोस्तों। इमरान खान ने जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया था, उसमें उनको हारना ही था। मैं इसको छद्म युद्ध क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी उनकी आपस में खींचातानी हुई है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कोई इल्ज़ामबाज़ी नहीं की है। कभी अमेरिका और कभी रशिया या कभी अपोजिशन के किसी एक धड़े को लेकर के उनमें आपस में विवाद उत्पन्न हुए और वो उस विवाद का नतीजा ये हुआ कि आखिर इमरान खान को ये हार स्वीकार करनी ही पड़ी। उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया पर उनको हारना ही पड़ा इस छद्म युद्ध में। अगर हम पाकिस्तान में प्रजातंत्र का इतिहास देखें, खासकर उनसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उनका हाल देखें, तो इमरान के रवैये में हम जो आत्मविश्वास की झलक देखते हैं, वो मेरे को तो लगता है कि वो आत्मविश्वास कम और हेकड़ी ज्यादा थी, क्योंकि उनको पता था कि वो नहीं जीत सकते हैं। तो वो जो कुछ भी कर रहे थे उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेजन इट आउट। निकल पड़ो, किसी तरह से भी धक्काशाही करके आप अपना वजूद बनाए रखो। मेरे को तो लगता है कि उन्होंने यही एक तरीका अपनाया। 8 अप्रैल 2022 को उन्होंने आखिरी गेंद तक खेलते रहने की घोषणा भी कर दी थी, ये जानते हुए भी कि उनका जो बहुत बड़ा टीम का जो हिस्सा था MQM, वो उनको छोड़ करके अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। और अगर क्रिकेट की भाषा में बोले तो अंपायर ने भी स्टंप उखाड़ दी थी। जब खेल समाप्त होता तो आपने देखा होगा कि अंपायर जो स्टंप उठा देते हैं और अकेले ही इमरान खान बल्ला पकड़े पिच पर खड़े रह गए। और यही नहीं, जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने भी अब अपना मन बना लिया था कि एक नई टीम बनाई जाएगी जिसका एक नया कप्तान होगा और उसमें इमरान खान का कोई भी रोल नहीं होगा। जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की संभावना स्पष्ट हो गई तो इमरान ने अपने एक छोटे से, उनके पास एक छोटा सा, बहुत बड़ा पिटारा तो था नहीं, एक छोटा सा पिटारा था, उनमें से उन्होंने एक दो जादुई तरीके, नुस्खे निकाले जिनसे वो थोड़ी देर के लिए तो जो होना है उसको टाल सकते थे, लेकिन उससे बच नहीं सकते थे। तो उन्होंने बहुत एक पूरी जोर, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो किसी तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव से बच सके। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, उनकी सहायता से उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग करवा दिया। 27 मार्च को इस्लामाबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए अपने आप को अमेरिकी षड्यंत्र का शिकार बताया और कहा कि वो पाकिस्तानियों के स्वाभिमान के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी पाकिस्तानियों का स्वाभिमान इसमें कैसे आ गया ये तो वो ही जाने, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि हर नेता, राजनीतिक नेता जो है, जब वो नेशनलिस्ट बनने की कोशिश करता है, राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करता है, तो वो स्वाभिमान और ऐसे ही धर्मपरायणता, ऐसी चीजों को लेकर के ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के भंग करने को गैर कानूनी बता दिया, संविधान के विरुद्ध बता दिया और उसको पुनर्स्थापित कर दिया, तो इमरान तिलमिला उठे। ये होना ही था, क्योंकि इमरान इतनी आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो अब उन्होंने क्या पैंतरा बदला, उन्होंने अपने आप को एक शहीद की छवि देते हुए फिर से अमेरिकी षड्यंत्र का मुद्दा उछाला और साथ ही उन्होंने उस षड्यंत्र का जो उन्होंने आरोप लगाया उसमें उन्होंने पाकिस्तानी ऑपोजिशन के कई नेताओं को बिना उनका नाम लिए भी शामिल कर लिया। भी इनके साथ मिली भगत है अमेरिका की और ये मिलकर के मुझे निकालना चाहते हैं और मैं इसका एक विक्टिम हूं। जब ये सारी कोशिशें बेकार हो गई तब उन्होंने आखिरी दांव खेला और वो दांव क्या था कि उनके कहने पर नेशनल असेंबली के जो स्पीकर थे असद कैसर, उन्होंने
इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया कि वो उनसे उनसे लगा था कि भी अगर आज वो इस्तीफा देते हैं तो एक दो दिन तो लगेंगे ही अगले स्पीकर को टेक ओवर करने में, और तब तक और उनको टाइम मिल जाएगा, एक राहत की सांस मिल जाएगी कि वो अपने अगली चाल सोच सके। और इसके लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट थे पाकिस्तान के, उन्होंने आधी रात को ही ये कह दिया कि वी आर ओपन फॉर पासिंग द नेक्स्ट वर्डिक्ट। अगर ये हमारा कहना नहीं मानते हैं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर इनके ऊपर अभियोग लगाएंगे। और साथ ही साथ एक और काम हो गया कि वहां पर नेशनल असेंबली के आसपास और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक जगहों पर फौज को भी, पुलिस और फौज दोनों को तैनात कर दिया गया। तो इमरान के जो बाकी के पार्टी के सदस्य थे, इमरान तो खैर वो नेशनल असेंबली में गए नहीं ना, तो उनके जो बाकी के सदस्य थे उन्होंने भी बॉयकॉट किया इस अविश्वास प्रस्ताव के जो वोटिंग होनी थी उसका। तो अब जब ये देखा गया कि फौज भी आ गई है, सुरक्षाकर्मी भी आ गए हैं, तो आनन फानन में वोट की गई और 174 वोटों से, अपोजिशन ने ही डाली, 174 वोट उनके पास हो गई। 172 चाहिए थी, 174 हो गए और उससे उन्होंने इमरान सरकार को गिरा दिया। पर मुझे एक बात की हैरानी हुई, बहुत सारे मीडिया चैनल, खासकर इंडिया के जो हैं न्यूज चैनल जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है अविश्वास प्रस्ताव की, ये दरअसल इम्पीचमेंट है। अब इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग लगा करके किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा होना चाहिए था। ये किसी किस्म को उसको मुजरिम साबित करके ही आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई अभियोग उनके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम लगा ही नहीं था। इमरान पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं लगाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पारित हो सका क्योंकि इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी अल्पमत में हो गई थी, उनके पास इतनी वोटें ही नहीं थी कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव को हरा सकते। अब सवाल उठता है कि इमरान और फौजी जनरलों के बीच अनबन कैसे हो गई। तो कैसे, ये तो जो इमरान थे आखिर वो तो फौज के बहुत चहेते थे और फौज ही उनको लेकर के आई थी, तो ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो क्या ये इसलिए हुआ कि सबको ये लगने लगा, खासकर जो फौजी जनरल थे उनको ये लगने लगा कि इमरान अब अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं? क्या उनका जो नया पाकिस्तान का विजन था, या उसको मुहिम कह लो या विजन कह लो, वो इतना लोकप्रिय होने लगा कि उनके विरोधी भी ईर्ष्या करने लगे और फौजी जनरलों को भी अपनी सत्ता खतरे में पड़ती दिखाई दी। अब फौजी जनरल जितने भी हैं आजकल, वो सामने आकर के राज नहीं कर रहे हैं, वो पीछे बैठ करके एक तरह से रिमोट कंट्रोल से राज करते हैं। तो सिविलियन गवर्नमेंट सामने होती है और जो फौजी जनरल है वो पीछे से सारा देखभाल करते हैं। राजपाट उन्हीं के पास होता है बेसिकली। जो भी प्राइम मिनिस्टर वहां का बनता है वो फौज के खिलाफ होकर के कुर्सी पर नहीं टिका रह सकता। अगर हम ये मान लें कि इमरान खान ने जानबूझकर के फौजी जनरलों के साथ पंगा लिया, तो उनको पहले उनसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उनके साथ जो हुआ उसको ध्यान में रख करके ही उनको अपना हर कदम उठाना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो आज वो इस स्थिति में नहीं होते। उनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें से किसी ने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कभी पूरा नहीं किया, एक ने भी नहीं। सन 47 से लेकर के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, उनमें से कोई 13 दिन, कोई 13 महीने और कोई कुछ 2-3 साल का। मैं यहाँ पर आपको फहरिस्त देता हूँ, लिस्ट देता हूँ या सूची कह लीजिए, सूची देता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री थे उनके साथ 1947 से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ। तो लियाकत अली खान जो अगस्त 1947 में
पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो ठीक 4 साल 2 महीने बाद 16 अक्टूबर 1951 में उनकी हत्या कर दी गई थी। 17 अक्टूबर 1951 में ख्वाजा नजीमुद्दीन कुर्सी पर विराजमान हुए और 17 अप्रैल 1953 में उनकी सरकार बर्खास्त हो गई। 17 अप्रैल 1953 में मोहम्मद अली बोगरा उनकी जगह प्रधानमंत्री बने, मगर 11 अगस्त 1955 में उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। फिर बारी आई चौधरी मोहम्मद अली की, जो सिर्फ 13 महीने ही टिक सके। 12 सितंबर 1956 को हुसैन शहीद सोहरावर्दी प्रधानमंत्री बने, मगर सिर्फ 13 महीनों के बाद उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके बाद आए इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, जिनको ठीक 2 महीने बाद 16 दिसंबर 1957 को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मलिक फिरोज खान नून 16 दिसंबर 1957 से लेकर के 7 अक्टूबर 1958 तक प्रधानमंत्री रहे। नूरुल अमीन 7 दिसंबर 1971 में प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 दिनों बाद बाहर हो गए। पाकिस्तान के दिग्गज राजनेता जुल्फिकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 को प्रधानमंत्री बने। वे काफी लोकप्रिय भी थे, लेकिन उन्हीं के चहेते जनरल जियाउल हक ने उनको 5 जुलाई 1977 में कुर्सी से भी हटा दिया और बाद में उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगा करके उनको फांसी पर भी लटका दिया। फिर आए मोहम्मद खान जुनेजो, जिनकी सत्ता तकरीबन 3 साल तक 1988 में समाप्त हो गई। बेनजीर भुट्टो 2 दिसंबर 1988 में प्रधानमंत्री बनी और 6 अगस्त 1990 में उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। 6 नवंबर 1990 में नवाज शरीफ ने बेनजीर की जगह सत्ता संभाली, लेकिन वो भी 18 अप्रैल 1993 तक ही टिक सके। 19 अक्टूबर 1993 में बेनजीर फिर से सत्ता में आए, लेकिन 5 नवंबर 1996 में उनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई। 17 फरवरी 1997 में नवाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने उनसे कुर्सी छीन ली। मीर जफरुल्लाह खान जमाली नवंबर 2002 में प्रधानमंत्री बने और 26 जून 2004 में बाहर हो गए। 25 मार्च 2008 में यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, लेकिन 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि का अभियोग लगने पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। 5 जून 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन 28 जुलाई 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उनसे कुर्सी छिन गई। फिर आई बारी इमरान खान की। 18 अगस्त 2018 में फौज की मदद से वो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अचानक उनका स्वाभिमान जाग उठा। ये गलत हो गया उनसे। राजनीति में आप अपने ही फायदा पहुंचाने वालों से आप पंगा नहीं लेते, इसलिए 10 अप्रैल 2022 में सत्ता उनके हाथ से निकल गई। अब जब सत्ता की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है, तो इमरान खान के पास क्या विकल्प बचे हैं? उनका नया पाकिस्तान जुमला कह लो या आप उनका विजन कह लो, वो आशानुसार काम नहीं कर सका। हालांकि इससे उनको युवा पीढ़ी और मध्य वर्ग में काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने लोगों को एक सुंदर सपना दिखाया, एक ऐसे पाकिस्तान का जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और इस्लामिक स्टेट भी हो, जहां गरीब, अमीर और अल्पसंख्यक बराबर हो, ना कोई बड़ा हो और ना कोई छोटा। सबको उच्च स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। अपने इस रेत के महल को मजबूती देने के लिए, मैं इसको रेत का महल इसलिए कह रहा हूं कि जो हालात हैं पाकिस्तान में, ऐसी चीजों का होना तकरीबन नामुमकिन है। वहां पर हालात इतने बुरे हैं कि आप कुछ भी वहां पर प्रगतिवादी करने की कोशिश करेंगे तो वो ढह जाएगा। तो अपने इस रेत के महल को उन्होंने मजबूती देने के लिए
अपरिवर्तनवादी वर्गों को कट्टर इस्लाम और राष्ट्रवाद भी परोस दिया। भाई कोई तो मेरे को वोट देगा, वो सभी के लिए सब कुछ बनने को तैयार हो गए और यहीं पर वो गलती भी कर गए। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग हूर खजूर के जुमले सुनते सुनते पक चुके हैं। कट्टरवाद में उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। उनके लिए नया पाकिस्तान वो होगा जहां न्याय का, सुशासन का राज होगा, जहां पाकिस्तान 21वीं सदी में आधुनिक राष्ट्र के रूप में प्रगति करके आगे बढ़ेगा। आम पाकिस्तानी को थाली में खाना, चूल्हे में ईंधन और कमाई के साधन चाहिए। उनको ये जुमले नहीं चाहिए और किसी को भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर देश में हर कोई अपनी रोजी रोटी को ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा महत्व देगा बनिस्बत इसके कि वो राष्ट्रवाद, धर्मवाद इन चक्रों में पड़े। लेकिन इमरान सरकार ने पाकिस्तान की जनता को दिया क्या इसके बदले में? जो वो मांग रहे थे, दरअसल में जो मांग रहे थे, सरपट बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कुव्यवस्था, बढ़ती गरीबी और अराजकता। माना कि ये सब उनकी देन नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। ये दरअसल ये तो करीब 30-40 साल से पाकिस्तान के हालात बिगड़े। एक टाइम था, एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत से कहीं आगे चल रहा था तकरीबन हर क्षेत्र में। लेकिन जब से वो इस्लामिस्ट वो वहां पर वो शुरू हुआ, कट्टरपंथियों का राज शुरू हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इमरान खान की क्रिकेट से जुड़ी प्रतिभा, ईमानदारी और धर्मपरायणता काफी नहीं है। उन्हें अपनी राजनीति और विचारधारा में संपूर्ण परिवर्तन लाना होगा। वो सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकते। उनको बताना होगा कि मैं पाकिस्तान को डेवलप कैसे करूंगा। अभी तो सत्ता चले गई है, लेकिन जब अगली बार वो जनता के सामने जाए तो एक मजबूत एजेंडा जो वाकई में चल सके वो लेकर के जाए। राजनीति क्रिकेट नहीं है और ना ही शतरंज या चौसर है। वहां पर रूल्स होते हैं, क्रिकेट के भी रूल्स हैं, शतरंज में भी रूल्स होते हैं, चौसर में भी रूल्स होते हैं। लेकिन जो राजनीति असल में खेली जाती है किसी भी देश में, कुछ एक दो को छोड़ करके, पर तकरीबन हर जगह जो भी राजनीति खेली जाती है उसमें छल, साजिश और पीठ पीछे वार का खतरनाक खेल खेला ही जाता है। इसलिए खान साहब, अब आपको क्रिकेट का आदर्शवाद त्याग करके राजनीति के यथार्थवाद को अपनाना होगा। तभी आप षड्यंत्रों की रणभूमि में टिक सकेंगे। धन्यवाद।